नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी में हर मोड़ आसान नहीं होता, हर रास्ते पर खुशियां नहीं होती। आदमी की व्यक्तिगत जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव होते हैं जिससे कि कभी कभी आदमी का भरोसा भगवान पर से भी उठ जाता है। मगर ऐसा एक व्यक्तिगत जिंदगी में ही होता है, ऐसा नहीं है। सामूहिक जिंदगी भी कभी कभी ऐसी त्रासदी का शिकार हो जाती है। आज अचानक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आदमी की जिंदगी को एक पल में पूरी तरह दूभर बना डाला है। ऐसे में लोगों की जिंदगी में बनती कुछ कहानियां, कुछ किस्से मीडिया और अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ गुमनामी की राह में अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कहानी अचानक मीडिया में छा गई। एक साहसी बच्ची की कहानी जो अपने पिता को लॉकडाउन में गुड़गांव से लेकर अपने गांव दरभंगा 1200 किलोमीटर दूर तक जाती है और जो अपने इर्द गिर्द ऐसे मनोवेगों, ऐसे मनोभावों को जन्म देती है कि लॉकडाउन के दौरान समाज और सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के साथ साथ एक व्यक्ति की निजता, उसके अभिमान और उसके साहस का भी परिचायक बन जाती है। तो सुनते हैं आज डॉक्टर सुशांत की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है साइकिल बिटिया। लॉकडाउन के चौथे चरण को लागू हुए 7 दिन हो गए हैं। मकान मालिक तंवर मोहन को मकान किराया न देने पर घर खाली करने की आखिरी धमकी दे चुका है और चेतावनी देकर भला बुरा कहते हुए अभी अभी लौटा है। तंवर के वापस चले जाने के बाद अपने बीमार पिता को परेशान देखकर ज्योति का किशोर मन व्यथित हो जाता है, लेकिन वो कर ही क्या सकती है। इस विपत्ति को सहने के सिवाय उसके पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। पिछले 40 दिनों से मन को झूठी तसल्ली देते और पिता का हौसला बढ़ाते बढ़ाते उसके खुद के हौसले पस्त होने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से तंवर ताऊ की उलाहना और धमकी ने उसके धैर्य पर मानो बुलडोजर चला दिया हो। अब तो खाने को भी कुछ बचा नहीं है। इसी तरह आगे भी बंद रहा तब तो गुरुग्राम में ही मरना होगा। नहीं, वो यहां तो बिल्कुल नहीं मरेगी। कैसे लोग हैं, जब बाबू कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो भला मकान का किराया कहां से देंगे। एक तो खाने को लाले पड़े हैं, कई दिनों से भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ है। ऊपर से तंवर ताऊ की धमकी रोज रोज सुनकर अब तो दिल फट गया है। चाहे जो हो जाए, अब यहां नहीं रहूंगी। बाबू को दोबारा यहां आने भी नहीं दूंगी। कुछ भी हो, गांव में ही मेहनत मजूरी करके गुजर बसर कर लूंगी। बाबू से ही बोलती हूं कुछ करें। ये सब सोचते हुए ज्योति मोहन से कहती है, बाबू आपकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती, क्यों नहीं हम लोग अपने घर चलें? आखिर हजारों लोग रोज किसी तरह जा ही रहे हैं। न जाने कब तक देश बंद रहेगा। अब क्या खाएंगे, कुछ भी तो नहीं है कमरे में। इतना कहते कहते ज्योति की आंखें डबडबा जाती हैं, गला रुध जाता है। वह मोहन के पास रखे बोरे पर हाथ से माथा पकड़कर बैठ जाती है। मोहन बेटी को इतना उदास और हताश होते कभी नहीं देखा था। तब भी नहीं जब कई दिनों तक घर में कुछ भी खाने को नहीं होता था। लेकिन आज उसे इस तरह देखकर मोहन का दिल बैठा जा रहा है। वह सोचता है कि किसके पास जाए, किससे कहे, कौन सुनेगा उसकी। गांव के भी सभी लोग चले गए हैं। किस विपत्ति में डाल दिया भगवान। इतने में उसको ट्रक चलाने वाले रघुनी की याद आती है। रघुनी ने कहा था कि वह ट्रक लोड करके जल्दी ही बिहार जाने वाला है। कुछ रुपया पैसा देकर उसके ट्रक पर ही चला जाऊंगा। ज्योति, मैं रघुनी से मिलकर आता हूं, घबराना नहीं मेरी बच्ची। भगवान चाहे तो कोई न कोई राह निकल ही आएगा। रघुनी अपने बाजू वाले गांव सिहुलिया का ही है, भला आदमी है, यहां भी पड़ोस में ही रहता है। इतना कहकर मोहन लंगड़ाते हुए घर से बाहर चला गया।
इधर मोहन की बातों ने ज्योति के मन को ठीक उसी प्रकार शीतलता प्रदान की जैसे जेठ की दोपहरी में लू के थपेड़े खाए पथिक को पीपल की छांव प्रदान करती है। वो मन ही मन खुश होने लगी और आंखें बंद कर गांव पहुंचने के सपने देखते हुए कब सो गई कि पता ही नहीं चला। बेटी, अरे रोटी वोटी नहीं बनाई क्या? ये देखो घोड़ा बेचकर सो रही है। मोहन के इतना कहते ही ज्योति चहक कर उठ गई और झट से पूछ बैठी, बाबू क्या हुआ? रघुनी चाचा कब जा रहे हैं? घर कब जाना है? बेटी की व्याकुलता को देखकर मोहन बिना कुछ बोले ही सिर झुका लिया, लेकिन ज्योति जो है मानने को तैयार ही नहीं है। लगातार एक ही बात पूछे जा रही है, घर कब जाना है? घर कब जाना है बाबू? अब मोहन क्या जवाब दे अपनी बेटी को? उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या वह यह कह दे कि रघुनी ट्रक पर ले जाने के लिए जितने पैसे की मांग कर रहा है उतना वह कहां से लाएगा? नहीं नहीं, उसे ये सब क्यों बताऊं? इस उलझन में मोहन निरंतर उलझते जा रहा है। इससे निकलने की कोई राह भी नहीं दिखाई दे रही है। इतने में ज्योति बोलती है, बापू आपको माई की कसम कुछ तो बोलो, जवाब क्यों नहीं देते हो? अब मोहन से रहा नहीं गया। उसने एक ही सांस में ज्योति से सब कुछ कह दिया। ज्योति मोहन के पास बैठकर उसके घायल पैर में मरहम लगाते हुए बोली, बाबू जो कुछ रुपया आपके पास है उससे एक पुरानी साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? उसी से हम लोग अपने घर चले जाएंगे। मैं आपको बैठा कर साइकिल चला लूंगी। स्कूल में 8वें क्लास में जो साइकिल मिली थी उससे कई बार गांव से दरभंगा गई हूं। रास्ते में खाने पीने को कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, बाकी सबका मालिक ऊपर वाला है। अरे नहीं नहीं बेटी, तुमको क्या मालूम यहां से दरभंगा जाना कोई हंसी ठिठोली है? 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। उस पर से इतनी गर्मी, लगता है देह जर जाएगा। लेकिन ज्योति के जिद के आगे मोहन की एक न चली। तब वह पड़ोस से एक पुरानी साइकिल 1500 रुपए में खरीदकर घर जाने को तैयार हो गया। जो कुछ रुपए बचे थे तंवर को मकान का किराया दे दिया और फटी पुरानी बैग के साथ ज्योति के पांव घर से ऐसे निकले मानो वह 1000 किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में नाप देगी। इधर पनवा पंडित जी के खेत में सोहनी करते हुए ज्योति से फोन पर बात कर रही है। अरे ज्योतिया, घर से निकल के घर मुरिया करे खातिर चल देवे बारू तो ठीक से बाप के ले आई है। ऐसे ही अपाहिज करके भगवान बैठा देले बारन। हमारा बाबू लोग के मुंह पर जाबी लाग गेल बा। पनवा कुछ ही दिन पहले गुरुग्राम से लौटकर गांव अपने बड़का दामाद के साथ आई थी। ऑटो रिक्शा चलाते हुए मोहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर ज्योति, उसकी मां पनवा और जीजा सुरेश देखभाल करने के लिए गुरुग्राम आए थे। अस्पताल से वापस आने पर मोहन ने पनवा को अपने दामाद के साथ घर वापस भेज दिया था। पनवा मोहन को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मोहन ने ही यह कहते हुए आने से इनकार कर दिया था कि अब की कुछ दिन तक काम ठीक से चल गया तो ज्योति का हाथ भी पीला कर देगा। आखिर बेटी का बाढ़ पानी की तरह जो होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब बड़ी हो गई। पनवा बेमन से ही वहां से घर आने के लिए तैयार हुई थी। आज उसी बात को सबको सुनाते हुए रोए जा रही थी। मत हेराई गई रे, उनकर औरू न जानी कनवा निछत्तर में हम वहां से आवेला राजी हो गेली। वो फूल लेखन हमार बेटी कैसे उनका के बैठा के इतके दूर ले आई। हे सगरो देवी देवता रौरे सबन के आसरा बाप। पनवा का मन अब सोहनी में बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन सोहनी नहीं करेगी तो आज खाएगी कहां से? कुछ भी तो घर में नहीं है। मन में ये विचार आते ही झट से आचरा से आंसू पोंछ लेती है और तेजी से खुरपी चलाने लगती है। उसके साथ सोहनी करने आई सभी महिलाएं पनवा को ढांढस बढ़ा रही हैं, लेकिन पनवा के मन की आशंका बिल्कुल मोथा घास की तरह है। बार बार सोहनी करने पर भी उग ही जाती है फिर से। उधर ज्योति साइकिल के पीछे अपने बाबू को बिठाकर खूब तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम से दूर सड़क किनारे कुछ लड़के उसे देखकर बातें कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया चचा, छोरी साइकिल खींच रही से और ताऊ मजे से बैठा से।
सभी उसकी तरफ देखते हुए ठहाका मारकर हंसने लगे। ज्योति के पांव पैडिल पर और तेज चलने लगता है। 3 दिनों तक ज्योति घर की रोटी, आलू की भुजिया और भुजा खाते हुए साइकिल चलाती रही। चौथे दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, था तो केवल हौसला जिसके सहारे दरभंगा क्या कन्याकुमारी तक भी वो चली जाए। केवल पानी पीकर जेठ की गर्मी में पानी पानी हुई ज्योति हार मानने को तैयार नहीं है। अपने पिता को कोई दिक्कत न हो इसका वो पूरा ध्यान भी रखती है। 5वें दिन उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर एक राहत शिविर में आकर ज्योति और मोहन ने खाना खाए। कुछ देर तक आराम किया और फिर शिविर संचालक युवा समाज सेवी सतीश बाबू को ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते पर निकल गई। जब से लॉकडाउन लगा है तभी से सतीश बाबू इस रास्ते से गुजरने वाले प्रवासियों के खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। रास्ते में टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हुए अंकुश की नजर साइकिल चलाती हुई कम उम्र की ज्योति पर अचानक पड़ती है। तुरंत कैमरामैन राहुल को इशारे करते हुए शूटिंग शुरू कर देता है। ज्योति से भी लाइव बातचीत करता है। यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया सहित सभी जगह वायरल हो जाती है। जब तक ज्योति अपने गांव पहुंचती उससे पहले प्रशासनिक अमला उसके घर पहुंच जाती है। उसे वहीं से सरकारी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। पूरे गांव में उसके साहस की चर्चा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी और अनेक संगठनों ने ज्योति की तारीफ करते हुए उसे सम्मानित भी कर रहे हैं। कोई उसे आजीवन पढ़ाने लिखाने की तो कोई उसका घर बनवाने की और अन्य तरह से मदद करने की घोषणाएं किए जा रहा है। उसके घर पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है। उसकी यह खबर अमेरिका तक पहुंच जाती है। अचानक सारे गांव का प्यार उसके प्रति बढ़ जाता है। लेकिन गांव के कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश नहीं हैं। उन्हें ज्योति के नसीब से ईर्ष्या हो रही है। डुमरी चाची कहती हैं, भगवान ओकरा लेखन भाग सबके देते। पिछला जन्म में जरूर कौनो पुण्य के काम मोहना कैले हुई। बाप रे, ओकर नाम 7 समंदर पार अमेरिका तक चल गईले। बाप मतारी राजा हो गईले से अलग। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी ज्योति के भाग्य की बात कर रहे हैं। आज गांव वालों के लिए दुनिया में ज्योति से ज्यादा भाग्यशाली कोई और नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ज्योति, मोहन और पनवा को इन घोषणाओं पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, अपने को टीवी पर देखकर सभी खुश जरूर हो लेते हैं। ज्योति के रातों रात सेलिब्रिटी बन जाने के बाद मीडिया एवं सोशल मीडिया पर यह मुख्य बहस का मुद्दा बना हुआ है। सभी ज्योति की तारीफ में कशीदे काढ़े जा रहे हैं। कोई उसे साइकिल गर्ल की उपाधि देता है तो कोई आधुनिक श्रवण कुमार की। जो भी हो, लेकिन ज्योति ने कुछ ही दिनों के लिए सही परंतु टीवी पर के डिबेट के मुद्दे को बदल दिया है। जब सारे गांव समाज में केवल और केवल ज्योति की ही बात हो रही थी, तब रणवीर काका टीवी पर बहस सुनते हुए एकाएक झल्लाकर टीवी का रिमोट फेंक देते हैं। हमें गर्व है ज्योति पर। साला किस बात का गर्व है? भूखे प्यासे 7 दिन तक एक मासूम लड़की अपने अपाहिज बाप को साइकिल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी इतनी गर्मी में तय करती है। इस 1000 किलोमीटर में किसी की नजर नहीं पड़ती उसको, सरकार की भी नहीं। अरे इस बात पर तो हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, गर्व करने की घुट्टी पिलाई जा रही है। करो गर्व। एक ज्योति पर गर्व करने के चक्कर में न जाने कितनी ज्योतियां सड़क पर पैदल चलते हुए मर जाएंगी। घर के लोग रणवीर काका को समझाते हैं, जाने दीजिए, आपको इससे क्या लेना देना है। सबका टेंशन मत लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपके रिमोट पटकने या टीवी फोड़ने से क्या सब बदल जाएगा? नहीं ना, तब काहे का टेंशन? चैनल बदलिए और कपिल शर्मा का शो देखिए। लेकिन रणवीर काका बहुत चिंतित हैं। न जाने उन्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि ज्योति की तो किस्मत बदल गई, लेकिन उसके जैसे लाखों लोगों की किस्मत कब बदलेगी? वो घर वाले को पटक कर जवाब देते हैं, भाई मुझे इससे क्यों नहीं कुछ लेना देना है।
आखिर मेरे घर के नहीं तो किसी न किसी के घर के लोग तो सड़क पर, स्टेशन पर, ट्रेन की पटरी पर न जाने कहां कहां मर तो रहे ही है ना। सभी को सोचना ही पड़ेगा, एक दूसरे के लिए आवाज बुलंद करनी ही होगी। इसी बीच गणेश मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए कहता है, काका देखिए ना, अब ज्योति 9वीं क्लास में बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पटना जाएगी। स्कूल वाले खुद उसे बुलाए हैं फ्री में पढ़ाने के लिए। रणवीर काका गहरी सांस लेकर कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब ज्योति के घर भी ज्ञान की ज्योति जलेगी। इधर पनवा ज्योति को ज्योतिया नहीं साइकिल बिटिया कहकर बुलाने लगी है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सब्यसाची का मंच जल्द लाने जा रहा है अपनी वो सीरीज जिसके लिए सब्यसाची को बनाया गया। एक ऐसी सीरीज की श्रृंखला जिसे आपने अभी तक न सोचा होगा, न देखा होगा, न कभी सुना होगा। इस सीरीज का नाम है उल्लू की आंख। इसकी सारी कड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जस्ट वेट एंड वॉच उल्लू की आंख।